नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राज्य में रबी फसलों की कटाई का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे में फसलों की मड़ाई करके कई किसान तो अपने उत्पाद को मंडी में बेच देते हैं और कई किसान अच्छे बाजार भाव लेने की चाहत में भंडारित करते हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने अनाज का सुरक्षित भंडारण करें ताकि अनाज को खपरा झल्लियों से बचाया जा सके। परंतु किस प्रकार से करें अनाज का सुरक्षित भंडारण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं अनाज को आगामी ज़रूरतों के लिए भंडारण करना पड़ता है। भंडारण के सही तरीकों की उचित जानकारी के अभाव में लाखों टन अनाज की हानि होती है। सर्वेक्षणों के अनुसार सर्वे किया गया तो उसमें पाया गया कि भंडारणों में कीड़ों द्वारा 2.5%, चूहों द्वारा 2.5% एवं नमी से करीब 1% हानि होती है। हमारे किसान भाई अनाज तो उपजा लेते हैं, लेकिन भंडारण की सही जानकारी नहीं होने की दशा में उनका अनाज खराब हो जाता है। यदि किसान भाइयों अनाज ही खराब हो जाएगा तो ऐसे उत्पादन का बाजार में क्या भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अनाज के खराब होने के कारणों के बारे में जानें, तभी आप अपने अनाज को खराब होने से बचा सकते हैं। पुराने अनाज में लगे कीट उड़कर या रेंगकर नए अनाज में भी लग जाते हैं। पुरानी बोरियों को साफ किए बिना ही उसमें नया अनाज भर लेते हैं तो उसमें भी कीट का प्रकोप हो जाता है। प्राय भंडारण के समय अच्छी तरह सफाई नहीं की जाती, दरारों में अनाज रह जाता है जिसको खाकर कीट अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते रहते हैं। नया अनाज रखने पर वह भी दूषित हो जाता है। घाई द्वारा अनाज ट्रकों, ट्रोलियों एवं बैलगाड़ियों द्वारा गोदामों तक पहुँचाया जाता है। उनकी दरारों, कोनों या जड़ों में मौजूद कीट नए अनाज तक पहुंच जाते हैं तथा नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी लार्वा पर प्रौढ़ अवस्था ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अनाज में प्रमुख जो कीड़े हैं जो भंडारण में लगते हैं उसमें सूंड वाली सुरसरी या चावल का घुन जिसे कहते हैं, इसकी हानिकारक अवस्था लार्वा व प्रौढ़ है। ये गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, धान को नुकसान पहुंचाता है। एक मादा 150 से 250 तक अंडे देती है। इसके अलावा इल्ली, इसकी हानिकारक अवस्था लार्वा व प्रौढ़ है। इसका प्रकोप धान, चावल, गेहूं और मक्का में अधिक होता है। इसके अतिरिक्त दलहनी फसलों में जो लगता है वो खपरा कहते हैं उसको। इस कीट की हानिकारक अवस्था लार्वा होती है और गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, दालें, तिलहन आदि को भी ये नुकसान पहुंचाता है। मादा लगभग 80 से 125 तक अंडे देती है। इसके अलावा अनाज का पतंगा, ये कीट की लार्वा अवस्था अधिक हानिकारक होती है। ये खेतों व भंडारों में धान, मक्का, जौ, ज्वार और गेहूं आदि को नुकसान पहुंचाता है। मादा एक बार में 100 से अधिक तक अंडे देती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप अनाज का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित भंडारण करें ताकि आप इस होने वाली हानि से बच सकें। कीड़ों से भंडारित अनाज का हम बचाव किस तरह करें? खलियान साफ सुथरा हो एवं उसके आसपास घास फूस या झाड़ियाँ आदि न लगी हो। अनाज के गोदाम घर में रखने से पहले अच्छी तरह उसको साफ कर लें। अनाज में यदि जो कटे हुए टूटे हुए जो दाने हैं उनको छानकर अलग कर लेना चाहिए। अनाज के गोदाम और घर को अच्छी तरह सुखाकर ठंडा करके अनाज को गोदाम में रखें। भंडारण का जो उचित तरीका है, अनाज भरने वाली बोरियों को अच्छी तरह धूप में सुखाकर ही काम में लें। कमरे, गोदाम, लकड़ी के पट्टे, पॉलीथीन शीट पहले बिछाएं, उसके ऊपर अनाज की भरी हुई बोरियों को रखना चाहिए। पुरानी बोरियों को काम में लेना हो तो उसे मेलाथियन के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर कीट रहित करें। मेलाथियन 1 भाग मेलाथियन ले और 500 भाग पानी का ले, यानी अपन ये कह सकते हैं 1 लीटर
मेलाथियोन और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें बोरियों को ले काम में डुबोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाकर अनाज के बनने में काम में ले। भंडार में कीटों के प्रकोप को रोकने हेतु 1 लीटर मेलाथियोन 50 सीसी 100 लीटर पानी में घोलकर 3 लीटर घोल प्रति 100 वर्ग मीटर के दर से 15 दिन के अंतराल पर गोदाम की दीवारों एवं फर्श पर छिड़काव करें। भंडारण में बोरियों, दीवारों और फर्श की छिड़काव करने से रेंगते हुए कीड़े मर जाते हैं। अनाज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि बोरियों को दीवार से थोड़ा दूर रखें। यदि दीवार के पास रखेंगे तो अनाज में नमी आ सकती है। ऐसे अनाज में कीड़े भी अधिक लगते हैं और अनाज सड़ गल सकता है। इसी के साथ ही यदि आपको गोदाम में किसी प्रकार की दरार या बिल दिखाई देते तो इनको बंद कर देवें। किसान भाइयों, इन सभी कार्यों को करने के अलावा यदि आप अनाज में सूखी हुई नीम की पत्तियों को रखते हैं तो भी कीटों का प्रकोप नहीं हो पाता। इसी के साथ ही अनाज को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका अनाज खराब होने से बच जाएगा और अनाज को लंबे समय तक भंडार गृह में सुरक्षित रखा जा सकता है। किसान भाइयों, अनाज के भंडारण के समय तथा बाद में कीड़े लगने पर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से प्रद्युमन करें यानी फूमिगेशन करें। ये दवा 12 ग्राम की गोली के रूप में हवाबंद पाउच एवं 10 ग्राम चूर्ण के पाउच के रूप में मिलती है बाजार में। इसका प्रयोग 1-2 गोली प्रति टन या 3 ग्राम चूर्ण प्रति टन के हिसाब से खाद्यान्न की दर में किया जाता है। इस दवा से फ्यूमिगेशन करने के लिए पात्र को हवाबंद किया जाना आवश्यक है। जिस भी कमरे में या स्टोर में अपन रखें उनमें उसको हवा बंद कर दें। दवा की एक गोली को किसी पुराने कपड़े के टुकड़ों में बांधकर अनाज के अंदर व बाहरी सतह पर रख दिया जाता है एवं 7 दिन तक हवाबंद रखा जाता है। कमरे गोदाम में रखे अनाज के प्रद्युमन करने के लिए यदि पॉलीथीन की चादर उपलब्ध हो तो अधिक उपयुक्त होता है। किसान भाइयों, इस तरह हमारे गोदाम को हवाबंद रखे और दवाइयों का प्रयोग करते हुए हम हमारे अनाज को सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी होता है, जिस कारण इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। इसलिए बाजार में ड्रैगन फ्रूट्स की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब देश के कई किसान इसकी खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो ये ड्रैगन फ्रूट किस प्रकार से लाभकारी है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे फल की जिसे ड्रैगन फ्रूट या अजगर फल के नाम से भी जाना जाता है। इस फल का सेवन कोलेस्ट्रॉल और रक्तचाप को कम करता है तथा क्रोनिक श्वसन तंत्र की बीमारियों को भी खत्म करता है। इन्हीं भरपूर विशेषताओं वाले इस ड्रैगन फ्रूट ने भारत के किसानों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके पौधे कम उपजाऊ मिट्टी और तापमान में होने वाले लगातार परिवर्तनों के बीच भी जीवित रह सकते हैं। इसके लिए 50 सेंटीमीटर वार्षिक औसत की दर से बारिश की जरूरत होती है, जबकि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बहुत ज्यादा सूर्य के प्रकाश को इसकी खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सूरज की रोशनी जिन इलाकों में ज्यादा होती है उन इलाकों में बेहतर उपज के लिए छायादार जगह में इसकी खेती की जा सकती है। तो किसान भाई, अब आगे बात करेंगे हम मिट्टी ड्रैगन फ्रूट्स की अगर खेती कर रहे हैं तो मिट्टी सबसे पहले ज़रूरी है। मिट्टी के लिए ये रेतीली मिट्टी से दोमट रेतीली मिट्टी और सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है, जहां पर जो है अच्छी जल निकासी हो, ये उपयुक्त है। इसके लिए जो ज़मीन की जो पीएच मान है वो 5.5 से लेकर के 7 तक होनी चाहिए। ड्रैगन फ्रूट्स लगाने की तैयारी करने से सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसके पौधा के बढ़वार के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो सीमेंट के
कम से कम 7 फीट जो है लंबा जो है पौधा बनाना चाहिए, ये स्टैंड बनाना चाहिए, और जिसमें से 2 फीट आप जो है ज़मीन के नीचे गाड़ दें और 5 फीट ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। और उसके ऊपर एक स्टैंड जो चौकोर जो है स्टैंड जो है या तो लकड़ी का आप लगा सकते हैं या जो फिर सीमेंट का अगर बना करके आप चौकोर जो है उस पर लगा सकते हैं। तो किसान भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूरी है। और पौधा से पौधा की जो दूरी है वो 2 मीटर कम से कम होना चाहिए। तो उसका स्टैंड, क्योंकि पौधा के बढ़वार के लिए स्टैंड सबसे जो है महत्वपूर्ण जगह रखा गया है। उसके बाद पौधा लगाने की विधि की हम बात करेंगे तो किसान भाई पौधा लगाने की जो है विधि जो है माना गया है कि 60 सेंटीमीटर गहरा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा पहले गड्ढा खोद लेना चाहिए और उसके बाद जो है उसमें पौधा लगाना चाहिए। 20 सेंटीमीटर के पौधे को जो है खेत में लगाना चाहिए। और किसान भाई देखेंगे कि 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 1700 से 1800 यानी 1700 से 1800 पौधे लगाए जा सकते हैं। और हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट्स के प्रकार पे, तो किसान भाई ड्रैगन फ्रूट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक सफ़ेद गुदा वाला ड्रैगन फ्रूट्स, दूसरा लाल गुदा वाला ड्रैगन फ्रूट्स और तीसरा पीला गुदा वाला। जो देखा गया है कि लाल गुदा वाले जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि इसका फल लाल दिखने से ही एक मनमोहक भी है और साथ में जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है ये लाल वाले जो है ड्रैगन फ्रूट्स। ड्रैगन फ्रूट की खेती की खासियत ये है कि इसके पौधों में अभी तक किसी तरह की कीट लगने या पौधों में किसी तरह की बीमारी होने का मामला सामने नहीं आया है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों 1 साल में ही फल देने लगते हैं। पौधों में मई से जून के महीने में फूल लगते हैं और अगस्त से सितंबर तक फल आते हैं। फूल आने के 1 महीने बाद ड्रैगन फ्रूट को तोड़ा जा सकता है। पौधों में दिसंबर महीने तक फल आते हैं। इस अवधि में एक पेड़ से कम 6 बार फल तोड़ा जा सकता है। फल तोड़ने लायक हुए या नहीं, इसको फलों के रंग से आसानी से समझा जा सकता है। कच्चे फलों का रंग गहरे हरे रंग का होता है, जबकि पकने पर इसका रंग लाल हो जाता है। रंग बदलने के 3 से 4 दिन के अंदर फलों को तोड़ना उपयुक्त होता है। लेकिन यदि फलों का निर्यात किया जाना है तो रंग बदलने के 1 दिन के भीतर ही इसे तोड़ लिया जाना चाहिए। इस तरह से प्रति एकड़ 5 से 6 टन ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जा सकता है। कुल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट के पौष्टिक गुणों को देखते हुए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी भारी मांग है। इसीलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती व्यावसायिक तौर पर काफी लाभप्रद मानी जाती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। तिलहनी फसल अलसी बुआई के समय अनुसार कई अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय कई कारणों से फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए आप अलसी की फसल में सिंचाई करते हुए कीट और रोगों से बचाने के लिए क्या उपाय अपनाएं? इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BD घोड़े। हम अभी जो है तिलहनी फसलों की बात करेंगे। तिलहनी फसलों में है विशेष रूप से जो है अलसी है। अलसी जो है ये वही बोनी करते हमारे किसान भाई जहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं है या असिंचित में उपयोग करते हैं या सिंचाई बड़े मुश्किल से एक आधी मिल सकती है, ऐसे खेतों में जो है अलसी की बोनी कर सकते हैं। अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो आप कैसे करें सिंचाई प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। अब आता है कि अंकुरन के बाद आपको जो है सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था है तो सिंचाई करिए। तो पहली सिंचाई जो है 35 दिन में आपको अलसी में करना है और दूसरी सिंचाई जो है 70 दिन में करना है। इसमें भी जो है गहरी सिंचाई करने की आवश्यकता है, हल्की सिंचाई करिए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। टॉप ड्रेसिंग में पहली सिंचाई में यूरिया देना है, वो भी 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार से रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त मात्रा हो जाती है। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। अलसी में विशेष रूप से जो है एक तो सूखने की
बीमारी आती है तो विशेष प्रकार से 2 प्रकार की होती है। एक तो बीमारी रहती है और दूसरी जो है सिंचाई की अगर नमी की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे परिस्थिति में जो है अलसी की फसल सूखती है। तो अलसी की फसल अगर सूखने की संभावना है तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको हल्की सिंचाई करना है। और अगर मान लीजिए आपके बीमारी जो है ड्राई रॉट आ जाता है तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो है फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना है, वो भी सिस्टमिक फफूंदनाशक दवा का छिड़काव करना है। इसमें विशेष रूप से टिल्थ नाम की जो दवा आती है उसका उपयोग करिए तो उससे जो है आपका फसल सूखेगी नहीं। यानी 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर दवा टिल्थ का उपयोग करना है। इस प्रकार से जो है आपके जो है सूखने की बीमारी को आपको नष्ट किया जाता है। फिर आती है पत्ती वाली बीमारी। तो पत्ती वाली जो बीमारी आती है इसके लिए जो है ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसकी मात्रा जो है आपको 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के आपको जो छिड़काव करना है, जिससे कि धब्बी वाली बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है। पाउडरी मिल्यूड रोग कवक से होने वाला रोग है। इसके कारण पौधों की शाखाओं के सिरों पर भूरा या सफेद आटे जैसा पाउडर दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां गिरने लगती और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। और भभूतिया भी आता है कभी कभी। तो भभूतिया के लिए तो सल्फर नाम की जो दवा आती है इससे भी नियंत्रण हो जाता है। इसकी मात्रा जो है आपको जो है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से आपको 400 ग्राम में 1 एकड़ मात्रा पर्याप्त हो जाती है। कीड़े जो है विशेष रूप से अलसी में जो है एक तो गॉलमिज नाम की कीड़ा आती है जो कि अलसी के जो कैप्सूल्स है उसमें छेद करके पूरे दाने को या उसके अंडकोश को नष्ट कर देते, जिससे कि उसमें बीज निर्माण नहीं होता है। तो इसके लिए जो है डाइमिथेट नाम की जो दवा बताइए जो कि रोगर के नाम से बाजार में मिलती है, या क्विनालफास भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी मात्रा जो है 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में छिड़काव है। तो इससे जो है आपके एक तो गॉलमिज भी नियंत्रित हो जाएगी, साथ में आपकी जो है माहो भी आता है तो माहो भी नष्ट हो जाएगा, और या दूसरे अन्य कीट आते हैं चूसक वो भी नष्ट हो जाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुरा, जिला जयपुर से गिरधारी लाल जी ने। आप पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए इनके संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरधारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय हमारे पास 176.3 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है और हम वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन हकीकत में जब हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि खास तौर से जो ये हमारा मई, जून, जुलाई का महीना है इसमें किसान का दूध उत्पादन कम हो जाता है। ऑन एन एवरेज एक आम पशु है जिसका वजन 400 किलो के आसपास है, वो 5 से 6 किलो के आसपास भूसा खाता है, 4 से 5 किलो दाना और करीब 18 किलो के आसपास उसको हरा चारा चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट एक आम पशु के लिए। लेकिन जो पशु दूध ज़्यादा दे रहे हैं उनके हम दूध के हिसाब से हम दाना की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा है या 12 दे रहा है या 15 दे रहा है, तो हम कैसे उसकी मात्रा निर्धारण करें। इसका मोटा मोटा तरीका है, यदि भैंस है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना, और यदि हमारी गाय है, संकर गाय है, तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना। ये मोटा मोटा एक थंब रूल है। देसी भाषा में कहें तो एक जो भैंस है उसको ये कि मान लो 10 किलो दूध दे रही है तो उसको 5 किलो दाना चाहिए, और यदि संकर गाय है तो 10 किलो दूध पर उसको 4 किलो दाना चाहिए। यानी कि 1 किलो पर 500 ग्राम दाना भैंस के लिए, 1 किलो पर 400 ग्राम दाना हमारी गाय के लिए। पर हम यहाँ इस बात जोर देना चाहेंगे कि दाने का मतलब यही नहीं है। दाने में कम से कम 5 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है।
जैसे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, जौ है, मक्का है, इनमें से कोई भी 2 या 3 अनाज हो, ये लेना चाहिए 30 से 33%, मोटा मोटा तौर पर बता रहा हूँ। और खल, जैसे सरसों खल है, बिनौला खल है, तिल की खल है, सोयाबीन खल, ये कोई भी 2 तरह खल हो, वो भी 30 से 33% इनका भाग लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास चुर्री है या चोकर है, इसको 30 से 33%, ये तीनों चीज़ मुख्य हैं, ये मोटा मोटा तौर पे 1/3 भाग लेना चाहिए। और 2% हम लेते हैं मिनरल मिक्सचर, जिसे हम खनिज मिश्रण कहते हैं। ये बाज़ार में आमतौर पर मिल जाता है, 80 से 100 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल जाता है, खरीद सकते हैं। और इसमें 1% हम लाते हैं साधारण नमक। भैंस की बात करें तो भैंस की जैसे कि फैट % ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा दाना चाहिए, यानी कि 1 किलो दूध पर आधी किलो दाना हमें ये देना है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो हमारी संकर गाय है, उनको ये 400 ग्राम दाना देना है। आमतौर पर जो देसी गाय है या हमारी जो भैंस हैं, इनके में दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनको हमें ज़्यादा दाना देने की ज़रूरत है। यदि हमारा पशु गर्भित भी है तो उसको 1 किलो दाना अलग से देना है। भूसा में हमारे पास 90% ड्राई मैटर होता है, हरे चारे में हमारे पास 20% ड्राई मैटर होता है। तो मान लो कि एक बच्चा है 100 किलो का है, तो 100 किलो के बच्चे को हमें 2.5 किलो सूखा पदार्थ देना है। मोटे तौर पर हम बात करें देसी भाषा में, तो एक जो बछड़ी है जो 100 से 200 किलोग्राम वजन की है, तो उसको हम आमतौर पर जो चारा देते हैं 10 किलो के आसपास हरा चारा देते हैं, और 2.5 से 3 किलो के आसपास हम भूसा खिलाते हैं, और उसको 1.5 से 2 किलो हम दाना मिश्रण देते हैं। ऑन एन एवरेज 1 किलो दाने का खर्चा करीब 20 रुपये आता है। और यदि वो 1 किलो दाना बढ़ाने से हमारा 1 किलो दूध बढ़ता है, तो दूध की कीमत आजकल 40 रुपये कम से कम गाँव में, तो हमें सीधा 1 किलो दाना बढ़ाने से 20 रुपये का नेट मुनाफा होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।